आपने किताब भी लिखी है दहशतगर्द वकील, उसके पीछे भी यही कहानियां हैं कि आपका वकालत में आने के पीछे स्टोरी है, क्या है उसमें? देखिए, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था और मैं एक वकील था, तो फिर मैंने उस किताब के अंदर बड़ी बारीकी से सारी चीज़ें लिखी हैं। तो कोर्ट ये कहती है कि जी 1000 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह नहीं अंदर जाना चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर कन्विक्शन रेशो सिर्फ 12.6% है। 12.6% का मतलब ये है कि 87.4% लोग सिर्फ इसलिए छूट जाते हैं कि या तो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई होती, या मदई पार्टी सुलह कर लेती है, या फिर ट्रायल अच्छे तरीके से एविडेंस नहीं होता। मैं आपकी कई वीडियोस देखता हूँ, आप ना आवाम को छोटे छोटे टिप्स दे रहे होते हैं, कानूनी मालूमात दे रहे होते हैं, बताते हैं कि अगर ये होता है तो आप यूँ कर सकते हैं। तो जिस तरह का मौसम चल रहा है, हम आपसे थोड़ा सा इस तरह के सवाल कर लेते हैं कि अगर किसी बंदे के घर में बगैर इजाज़त के पुलिस वाले एंटर हो तो क्या करना चाहिए उसे? छोटी सी जल्दी से हमें बता दें, हाउ टू लॉन्च एन FIR। अच्छा, हाउ टू लॉन्च एन FIR बड़ा सिंपल तरीकेकार, एप्लीकेशन देनी। तो आपकी फर्ज करें FIR नहीं हो रही तो आप प्राइवेट कंप्लेंट कर लें। सही। अब प्राइवेट कंप्लेंट एक नया कॉन्सेप्ट है, शायद आपके लिए भी नया कॉन्सेप्ट हो और हमारे व्यूअर्स के लिए भी नया कॉन्सेप्ट हो। इसको आम जुबान में हम इस्तगासा कहते हैं। ठीक है। ये वही काम है जो एक पर्चे का काम है। ठीक है, मगर अदालत से है ये काम अदालत करती है, मैजिस्ट्रेट करता है। FIA में कंप्लेंट करने का क्या तरीका होगा? FIA में भी कंप्लेन करने का तरीकेकार तकरीबन पुलिस की तरह ही है। आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, आप एप्लीकेशन लिख के FIA में डायरी नंबर लगवाते हैं। वो डिपेंड करता है कि FIA का कौन सा डिपार्टमेंट का केस है। FIA दूसरी पार्टी को बुलाए बिना FIR दर्ज नहीं करती। सही। वो दूसरी पार्टी को दफा 160 के नोटिस भेजेंगे। सही। दूसरी पार्टी को बुलाएंगे, भाईजान ये आपने वीडियो अपलोड की है, ये आपने की है, अपना मोबाइल निकालें। और बाद में पुलिस कहे कि जी आपने मारी है दूध से, ये बंदा पकड़ लिया, तो वो कहते हैं ताड़ी दूध चो तो फड़े नहीं हो तो जा रहे सी लोर तो मोटरवे असि तो उधरों फड़े। सही सही। You got my point? सही। इलीगल डिटेंशन है, आपको पता है कि एक हमारा दोस्त है, उसको पुलिस जबरदस्ती पकड़ के ले गई है, एमी बिठाया हुआ थाने में, क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे हेबियस कॉर्पस फाइल करनी चाहिए। इसके अंदर तो हम बड़े एक्टिव अदालत जाएं। अब एक नोटिफिकेशन आया कि अदालतें 24 घंटे के लिए खुलेंगी, फिर तो जबरदस्त हो जाएगी। इधरों पुलिस ने फड़े, उधरों हेबियस पवा दो, गिरफ्तारी का आपको फायदा ही है। कम से कम शो तो करवाए ना कागजों में कि आपके पास है। गिरफ्तारी अगर पड़ जाए ना तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना है। अब 24 घंटे के अंदर अगर एक झूठा पर्चा ना तो उसका सबूत नहीं बनाया जा पाता। बिल्कुल ठीक है। इमरान रियाज साहब को फॉर एग्जांपल अगर वो कोर्ट में पेश करें भी तो अब तो अदालतें भी इस कदर दबाव के अंदर हैं कि वो इंडिपेंडेंट फैसले नहीं ले पाते कि वाकई ये जो उंगली तोड़ी है इसने खुद तो नहीं तोड़ ली दरवाजे के अंदर डाल के। यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, इस तरह होता है वैसे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब ये कोर्ट्स को समझ आना शुरू हो गया कि अगर उंगली टूटी है तो ये हो सकता है कि ये खुद भी कि ये उस बंदे ने खुद दरवाजे के अंदर डाल के, लोग तो पिस्टल के बट के अंदर डाल के ठाक करके इस तरह करके अपनी उंगली को डिसलोकेट कर लेते हैं। अब वो मेडिकल तो आ जाएगा F6, लेकिन वो हड्डी वाकई किसी ने तोड़ी है कि नहीं, वो लड़ाई में टूटी है कि नहीं, लड़ाई हुई है कि नहीं। अब कत्ल बिल खता हो गया, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग आ गई, उसके अंदर देखना है कि ड्राइविंग सीट पे MPA खुद बैठा था या उसका ड्राइवर बैठा था। ठीक है। मैं ये खुद मानता हूँ, भी मुझे बड़ी खुशी हुई आपने ये सवाल किया, मेरा ये अपना मानना है। माना ने फायर किया, साजा ने आहनी राड से वार किया और उसने ये कहा, अच्छा माजा ने ललकारा मारा कि जी इसको मार दो, इसको ये कहने का मजा चखा दो। अब पंजाब में जब तक ललकारा ना मारो तब तक तो कत्ल ही नहीं होता। तो वो ललकारा मारने वाला कोई ना कोई बंदा उन्होंने डालना होता है, या उसकी मिसेस डाल देते हैं या उसकी अम्मी डाल देते हैं। अच्छा, ये जो अभी हुआ है टीपू ट्रकों वाला के बेटे के साथ, उसमें भी ललकारे वाला एलिमेंट है बीच में। मैं उसमें भी बताता हूँ। अब वीडियो के अंदर एक बंदा नजर आ रहा है, उसके बावजूद इन दो बंदों को ना तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बेगुनाह करती है, ना कोर्ट इनको टाइम पर बेल देती है। क्यों? इस वजह से कि जी वीडियो एविडेंस को वो अहमियत नहीं है जो मिलनी चाहिए। जज कहता है फोरेंसिक साइंस एजेंसी को कि बताओ कि ये माजे की शक्ल सही नजर आ रही है कि नहीं, तो उन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं, यानी 1/4 इसकी जो रेशो है वो नजर आ रही है कि जी ये माजा है। अब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के लिए तो 1/4 है, हमें वो 1/4 में भी माजा ही नजर आ रहा है। मेरा पॉइंट समझ है? अब मैं जो मर्जी करूं, जो वीडियो एविडेंस, जो CCTV फुटेज जिसके फोरेंसिक एनालिसिस हुए हैं, उसके अंदर अगर माजा क्लियर नजर नहीं आ रहा तो हो सकता है ना कि जी माजा ना हो।
एक तो मतीन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने बड़ा इंतज़ार कराया। अल्लाह आपको सलामत रखे। वी वांट सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ यू, नथिंग मच। आपकी एक वीडियो देखी थी, इस वीडियो के अंदर आप कह रहे थे कि जो हमारा जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है ये क्रिमिनल्स ही पैदा कर रहा है, कैसे? अच्छा, उसकी वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी क्रिमिनल केस का जो ट्रायल है ना वो 6 महीने में कंक्लूड हो जाना चाहिए। ठीक है। यानी अगर उसमें कोई फोरेंसिक रिपोर्ट्स बननी है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी है, चालान सबमिट होना है, शहादतें होनी है, जिरा होनी है, इनिशियल फाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं, जो भी काम होना चाहिए वो 6 महीने में हो जाता है। ठीक है। अब 6 महीने नहीं, साल नहीं, 1.5 साल नहीं, 2-2 साल तक जब क्रिमिनल ट्रायल्स चलते हैं, किसी का अब्बा मारा गया है, कत्ल हो गया ना, अब वो बार बार लोगों से सुनता है कि वे तेरा प्यो मारिया गया, तेनों अदालतां चों की मिल गया। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? वो फाइनली इस कदर हैट्रेड उसके दिल में पैदा हो जाता है कि वो एक पिस्टल खरीदता है, अदालत के बाहर ही उस बंदे को भड़का देता है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो पहले विक्टिम रहे होते हैं और बाद में क्राइम करते हैं, इस वजह से कि उनको इंसाफ नहीं मिला जब वो विक्टिम थे। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दूसरे नंबर पे छोटा चोर छोटी चोरी में पकड़ा जाता है। जो असल क्रिमिनल है, असल डकैत है, असल चोर है ना, उसको पहले ही पता होता है, वो पुलिस के साथ लेन देन करके थाने से छूट जाता है। अब छोटा चोर जब पहले थाने में रहता है तो उसको वहां पर उसका वास्ता बड़े चोरों से भी पड़ता है, जिनको थोड़ी देर के लिए पकड़ा गया, वो शाम तक छूट जाते हैं। वहां पर उसको नजर आता है कि जी मैंने तो छोटी चोरी की थी, असल मजा तो उनका है जो बड़े डकैत है। वहां पे उसका राब्ता उनसे होता है और जब वो उस थाने से या जेल से बाहर आता है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, वही बंदा, फर्ज करें कि एक ऐसा शख्स जिसने कभी कोई क्राइम किया ही नहीं, उसके ऊपर एक फेक एलिगेशन है, एलिगेशन लगती है तो हम कहते हैं जी मुलजम है, और जब जुर्म साबित होता है तो हम कहते हैं मुजरम है। अब उस शख्स के ऊपर जिसके ऊपर एलिगेशन लगी, सच्ची थी झूठी थी जैसी भी, वो जेल में जाता है। तो जेल का जो माहौल है वो चाहे इंसान को सीखने पर बड़ा मजबूर कर देता है, लेकिन कई लोगों को जेल बता देता है कि जी ठीक है, अगला का रही है। यही वजह है कि कई लोग जब जेल से हो आते हैं तो उनको जेल का डर ही खत्म हो जाता है। अच्छा, अभी इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मेरा क्लाइंट है, उसका तकरीबन फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, उसके साथ कोई 1.5 करोड़ का। अब जिस बंदे ने उसके साथ फ्रॉड किया उसने उसको चेक दिया हुआ था, हमने चेक डिसऑनर का पर्चा करवाया, उसको गिरफ्तार करवाया, जेल भेज दिया। वो थाने में बैठ के पुलिस वालों को बताता है कि जी होने में बड़ा खुश है कि जी मैं जेल चले जाना है। क्यों? क्योंकि उसने 1.5 करोड़ का फ्रॉड सिर्फ हमारे क्लाइंट के साथ नहीं किया, उसने कई लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। अब अगर 489F की बात कर लूं, अगर चेक की मैं बात कर लूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल है। 489F क्या है? किसी ने आपको चेक दिया और वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल है। सही है। अब जिसने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है उसको पता है कि अगर ये जुर्म साबित भी होना तो मुझे 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होनी। तो लोग करोड़ों रुपए का फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड करके जेल में जाके बैठ जाते हैं। अब जिस जुर्म की सज़ा साबित होने पर 3 साल है, तो बताएं उसकी ज़मानत जल्दी हो जाएगी कि नहीं? तो उसकी मैजिस्ट्रेट ज़मानत खारिज करता है, सेशन जज ज़मानत खारिज करता है, हाई कोर्ट से बेल हो जाती है, राइट? तो जिसने अगला कार देख लिया होता है ना, वो इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर मजीद क्रिमिनल बन जाता है। ये है आपके सवाल का जवाब। मैं आपकी कई वीडियोस देखता हूँ, आप ना आवाम को छोटे छोटे टिप्स दे रहे होते हैं, कानूनी मालूमात दे रहे होते हैं, बताते हैं कि अगर ये होता है तो आप यूँ कर सकते हैं। तो जिस तरह का मौसम चल रहा है, हम आपसे थोड़ा सा इस तरह के सवाल कर लेते हैं कि अगर किसी बंदे के घर में बगैर इजाज़त के पुलिस वाले एंटर हो तो क्या करना चाहिए उसे? देखिए, 2 तरह के जुर्म होते हैं और 2 तरह के जुर्म के ऊपर कानून ने 2 तरह की
पुलिस को अथॉरिटीज़ दी हैं। चंद जराइम होते हैं जो काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस होते हैं, कग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। चंद क्राइम ऐसे होते हैं जो नाकाबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस हैं, यानी नॉन कग्निजेबल ऑफेंस है। अब दोनों में फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है उसने कत्ल किया। अब 302 का जो जुर्म है वो बड़ा जुर्म है। इसके लिए इस ऑफेंस को कानून ने कग्निजेबल बना दिया कि यहां पर स्टेट फौरी तौर पे एक्टिव होगी, अपने डिपार्टमेंट को एक्टिव करेगी और डिपार्टमेंट यानी पुलिस फौरी तौर पे उस बंदे को जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको जाके गिरफ्तार करेगी। क्यों? क्योंकि मैजिस्ट्रेट से अगर वारंट लेना पड़ गया तो वो तब तक जिस बंदे ने जुर्म किया है 302 का वो फरार ना हो जाए। चंद जुर्म होते हैं नॉन कग्निजेबल। नॉन कग्निजेबल जुर्म क्या है? जैसे आप और मैं आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके मेरे आज के पॉडकास्ट के अंदर फर्ज करें कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके ऊपर हमारे ऊपर पीक एक्ट का इतलाक हो जाता है। वो भी है आगे, ठीक है ठीक है। तो पीक एक्ट का इतलाक हो जाता है तो पीक एक्ट के सवाए 3 ऑफेंसेस के तमाम ऑफेंसेस नॉन कग्निजेबल हैं। सही। यानी अगर एफआईआर होती भी है ना तो पुलिस पहले मैजिस्ट्रेट से वारंट लेगी और वारंट लेने के बाद हमें गिरफ्तार करेगी। अब कई लोग हमें फिल्मों में नजर आता है कि जी वारंट कहाँ पे आपके पास हम लोग कहते हैं ना जी, पुलिस से पूछते हैं वारंट कहाँ पे है। हर चीज में वारंट नहीं होता। कग्निजेबल है या नॉन कग्निजेबल है जुर्म, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर अगली बात, कई मर्तबा जुर्म नॉन कग्निजेबल होता है, पुलिस जाके बंदे को पकड़ लेती है। अब उस जुर्म के साथ पुलिस ने हमेशा कोई ना कोई कग्निजेबल ऑफेंस अटैच कर दिया होता है। सही। जैसे मैं आपको पिछले साल की बात बताता हूँ, 8 से 1 साल पहले मैं गिरफ्तार हुआ। अब मैंने ना कोई बंदा मारा है ना कोई ऐसा जुर्म किया जो कग्निजेबल था। मुझे पता था मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा कोई जुर्म होगा तो नॉन कग्निजेबल ही होगा ना। जब कभी भी होगा वारंट आएगा, लो भी लटरन पटरन, और जो भी नॉन कग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें मुमकिन तौर पे बेल भी हो जाती है, बेलेबल होते हैं। अब मैं इसी सोच में था कि जब कभी भी होगा वारंट निकलेगा, लेकिन पुलिस आई है, उठा के अरेस्ट करके ले गई। मैं उनसे पूछता रहा कि जी बताएं जी कौन सा जुर्म मैंने कर दिया, तो उन्होंने कहा जी आपने वीडियो बनाई है, नॉन कग्निजेबल ऑफेंस है, तो उठा क्यों लिया आपने? तो पता लगता है कि उन्होंने मेरी वीडियो की बुनियाद पर मेरे ऊपर सिर्फ सेक्शन 18 पीक एक्ट का नहीं बल्कि सेक्शन 18 के साथ उन्होंने 780 आजाद की हुई कि मैंने पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ी हैं, पता नहीं क्या क्या फाड़ी है, अल्लाह खैर करे। तो वो उन्होंने मेरे ऊपर 780 लगा दी। अब 780 कग्निजेबल है, तो वो नॉन कग्निजेबल के साथ जब कग्निजेबल ऑफेंस अटैच हो जाता है तो फिर उसकी नॉन कग्निजेंस की बुनियाद पर वारंट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कर भी दिया आपको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आपको उन्होंने डाल दिया है, तो तब भी तो वो थाने से कॉल करने के मिजाज नहीं है, यानी दे हैव टू कॉल द पर्सन जिसको जाके अरेस्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। ये कानून में बड़ा वाजिया है कि कग्निजेबल ऑफेंस भी हो गया ना, यानी ऐसा जुर्म जिस पर पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर भी अगर पुलिस को लगता है कि मुतलका बंदा जिसके ऊपर इल्जाम है उसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, तो पुलिस उसको अरेस्ट ना करे। ये पुलिस रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। इवन कि हाई कोर्ट की कई जजमेंट्स के अंदर आता है कि इफ यू डोंट हैव इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, यू नीड नॉट अरेस्ट दैट पर्सन। यही वजह है कि डकैती के, चोरी के कई पर्चे होते हैं कि जी नामालूम अफराद आए, उन्होंने मोबाइल छीना, वारदात की, निकल गए। उन डकैती के पर्चों के अंदर जब किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है किसी इल्ज़ाम के ऊपर कि जी यही वो नामालूम शख्स था जिसने अरेस्ट किया है, तो उसके लिए एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ली जाती है कंप्लेनेंट से, मदई से, कि बताओ इस शख्स को देख के पहचानो कि ये वही शख्स है। जानते हो तुम्हें सर? अच्छा, उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को हम कहते हैं ततीमा बयान। अब जब 24 घंटे के अंदर वही पुलिस ऑफिसर उसी मुकदमे के अंदर उसी मुलजम को कोर्ट में पेश करता है तो मैजिस्ट्रेट पर्चे को खारिज कर देता है। अब वो क्यों खारिज करता है? वो देखता है कि एफआईआर के अंदर तो मदई जानता ही नहीं था कि नामालूम शख्स कौन है।
अच्छा, फिर उसने ना उसमें कद काठ बताया, ना उसने उसकी उम्र बताई, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं कोई थी। डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो अचानक इसको कैसे पता लग गया कि यही वो वही मुल्जिम है। है? तो यहां पर मैजिस्ट्रेट को पता लग जाता है कि जी ये पुलिस ने किसी भी शख्स को उठाया है और मदई को कहा कि जी ये ततीमा बयान दो, और उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की बुनियाद पर उस बंदे को अंदर करते हैं, लेकिन वो पर्चा खारिज हो जाता है। तो ये वही चीज है कि कई मरतबा कग्निजेबल ऑफेंसेस भी होती हैं, लेकिन अदालत ये समझती है कि इसमें कग्निजेंस की जरूरत नहीं है, इसमें अरेस्ट की जरूरत नहीं है। इन्फॉर्म करने की जरूरत होती है, कॉग्निजेबल हो तब भी। अच्छा, इंफॉर्मेशन कहां पे दी जाती है? जितने भी ऑफेंसेस हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड हैं, जैसा कि 420 का कोई मुकदमा है, नौसरबाजी हो गई है, या 406 का मुकदमा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया कि पैसे दिए बतौर अमानत या कोई चीज बतौर अमानत दी वो वापस नहीं मिली, या फिर 489F का कोई मुकदमा है कि चेक दिया वो डिसऑनर हो गया। अब फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं इसके ऊपर पॉलिसीज हैं कि पर्चा तो एसएचओ देगा, लेकिन जब तक एसपी इस मैटर को नहीं देखेगा तब तक पर्चा नहीं देगा। सही सही। 420 की, 406 की, 408 की, 489F की यानी 489F की जब भी एप्लीकेशन आती है तो पुलिस बाउंड है दूसरी पार्टी को कॉल करके बुलाने के लिए कि उनका वर्जन भी ले लिया जाए। सही। अब उसकी वजह क्या है? मैं कहता हूं कि जी अली भाई ने मेरे 1 लाख रुपए खा लिया और इन्होंने मुझे कोई चीज परचेज करके देनी थी, वो नहीं करके दी। अच्छा, अंदर खाते आपने वो मुझे चीज परचेज करके भी दे दिया। तो पुलिस दोनों को सुनेगी, ये देखेगी मुकदमा दर्ज करने से पहले कि वाकई 1 लाख मैंने दिया था, पहले इसको सर्ट करेगी। दूसरे नंबर पे क्या वो 1 लाख के बदले में जो चीज आपने मुझे लाके देनी थी वो लाके दी है कि नहीं, वो आपसे पूछेगी। अगर मैं गलत हुआ एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी, अगर आप गलत हुए तो एफआईआर हो जाएगी। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? सो दिस इज हाउ पुलिस सिस्टम वर्क्स कि कॉल करके दूसरी पार्टी को बुलाने की जरूरत तब पड़ती है जब फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वॉल्व हो। दूसरे नंबर पे मारपीट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, वहां पर भी कई मरतबा पुलिस को लगता है, शक शुबा लगता है। अगर किसी ने किसी को फायर मार दिया ना, 324 की वारदात होगी, वो तो पर्चा फौरी हो जाएगा। कोई कत्ल हो गया पर्चा फौरी होगा, जना हो गया पर्चा फौरी होगा। लेकिन जहां पर छोटी मोटी लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, वहां पर एफआईआर करने से पहले पुलिस दोनों पार्टीज को सुन लेती है कि वाकई ये जो उंगली तोड़ी है इसने खुद तो नहीं तोड़ ली दरवाजे के अंदर डाल के। यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, इस तरह होता है वैसे अपने आप को नुकसान बचाने के हद तक, क्योंकि आप यू आर इन द फील्ड इन कोर्ट। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हड्डी डिसलोकेट होना तो F6 लगती है। हड्डी डिसलोकेट हो तो F6 लगती है। और F6 की क्या है? मैं आपको बताता हूं। चोट की जो सबसे बड़ी किस्म है वो F6 है। ठीक है, ठीक। और वो डिसलोकेशन ऑफ चोट की सबसे बड़ी किस्म F6 है। अच्छा, F6 के बाद तो फिर बंदा ही मरता है ना। अच्छा, अब हड्डी टूट गई तो क्या लगेगी? F6। टांग की हड्डी टूटे तो भी F6, सही। नाक की हड्डी टूटे तो भी F6, और उंगली टूटे तो भी F6। सही। अब सबसे ज्यादा आसान है नाक की हड्डी तोड़ना। तो कई लोग अपनी नाक की हड्डी खुद तोड़ लेते हैं दूसरी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। अच्छा, अब ये कोर्ट्स को समझ आना शुरू हो गया कि अगर उंगली टूटी है तो ये हो सकता है कि ये खुद भी हो। ये उस बंदे ने खुद दरवाजे के अंदर डाल के, लोग तो पिस्टल के बट के अंदर डाल के ठाक करके इस तरह करके अपनी उंगली को डिसलोकेट कर लेते हैं। अब वो मेडिकल तो आ जाएगा F6, लेकिन वो हड्डी वाकई किसी ने तोड़ी है कि नहीं, वो लड़ाई में टूटी है कि नहीं, लड़ाई हुई है कि नहीं, कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, वो सारी चीजें अब कोर्ट ने असर्ट करना शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि पुलिस इस मामले के अंदर अब एहतियात करना शुरू हो गई है। सही। पुलिस को भी पता लग गया कि बेजा एफआईआर करने से बाद में ये जलील होते हैं। इन्हीं को काम पड़ता है सारा असल में। देखें, अब जितना मर्जी हम पुलिस को डिग्रेड करते हैं, हालांकि मैं डिग्रेड करने में नंबर 1 रहा हूं पिछले पूरे साल के अंदर। एक चीज बड़ी वाज़ेह, वो ये है कि कई मर्तबा जो हम लोग हैं ना, हम अवाम, हम ही झूठी एप्लीकेशन देते हैं। पुलिस को क्या है कि बेजा पर्चा हो, हर पर्चे के पीछे कोई ना कोई मदई होता है। तो देखना यह जरूरी है कि अगर पुलिस रिश्वत लेती है तो देने वाले भी तो अवाम ही है ना। सही कह रहे हैं। अर्राशु वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। अब यहां पर
मेरा ये ओपिनियन है कि अवाम तो अवाम ही है, डिपार्टमेंट ने देखना है कि अवाम को किस तरीके से ट्रीट करना है। इफ दे फाइंड कि एप्लीकेशन झूठी है तो वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, और अगर इनको पता लगता है कि एप्लीकेशन सच्ची है तो फौरी एफआईआर होनी चाहिए, फिर डिले नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपने एक बड़ी गहरी बात की, इस बारे में ना ज़रूर बात होनी चाहिए कि हमारे यहाँ अवाम की तरफ से फेक एफआईआर रजिस्टर कराने का बड़ा रुझान है मतीन भाई। हाँ जी, यानी बहुत कम ऐसे मुल्क होंगे जहाँ पे इतना ज़्यादा फेक एफआईआर्स कट जाती हैं, ठीक है। उसका क्या हल है? फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन इज़ आफ्टर अनदर पर्सन और वो मुख्तलिफ थानों में जाके वो झूठी एप्लीकेशन दे रहा है, तो इसको वंस एंड फॉर ऑल रोकने के लिए क्या हल होना चाहिए? एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि एक वकूए की एक ही एफआईआर होती है। बिल्कुल ठीक है, यानी मुख्तलिफ वकूए बन रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अगर एक शख्स के साथ एक वकूआ हो गया ना, तो वो एक ही हदूद के अंदर एक ही एप्लीकेशन देके एक ही एफआईआर करवा सकता है। अगर किसी शख्स के ऊपर झूठी एफआईआर हो गई, या फर्ज करें उसको नहीं बुलाया गया, या फाइनेंशियल फ्रॉड की एप्लीकेशन हो गई, फिर बाद में एफआईआर में कन्वर्ट होगी, उसको बुलाया ही नहीं गया, उस शख्स को सबसे पहले चाहिए कि डिपार्टमेंट के ही बड़े अफसर को एप्लीकेशन दे। या तो तफ्तीशी आपको ईमानदार मिल जाए, और एफआईआर होने के बाद हम तो सबसे पहले तो किसी भी शख्स को चाहिए कि वो अपनी बेल करवाए। यानी अगर उसको पता लग गया एफआईआर हो गई है, तो बजाय के थाने जाए वो अपनी पहले बेल करवाए, अपनी रोबकार जारी करवाए, ताकि पुलिस उसको अरेस्ट ना करे। जब एड इंटरम बेल हो जाती है तो कोर्ट मौका देती है उस शख्स को कि जाओ पुलिस के पास, और पुलिस के पास जाके अपना वर्शन रिकॉर्ड करवाओ कि ये वकूआ जो आपके ऊपर अलेज किया जा रहा है इसमें आप कितने के सच्चे हैं। वो टाइम मिलता है शामिल तफ्तीश होने के लिए। अब शामिल तफ्तीश होने के लिए टाइम मिल गया आपको, उसी टाइम के अंदर अगर आपने देखना है कि अगर आपको पहली एक दो पेशियों के ऊपर आपको तफ्तीशी का रवैया सही नहीं लग रहा, तो आप फौरी तौर पर डिपार्टमेंट के अंदर ही चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब होता यह है कि अगर एक शख्स ने, इलाके के एक शख्स ने, बासर शख्स ने एसएचओ को या सब इंस्पेक्टर या एएसआई को ज्यादा से ज्यादा खरीद के एफआईआर दर्ज करवा दी, वो एसपी को तो नहीं खरीद सकता। अच्छा, मान लीजिए उसका असर और रसूख ज्यादा है, एसपी को भी खरीद लिया उसने, तो वो डीआईजी को तो नहीं खरीद सकता। तो आप अपनी एप्लीकेशन ऊपर ऊपर अफसर को देते जाएं, आपका हल निकलना शुरू हो जाएगा। आखिरी बात, अगर मान लीजिए सारे पुलिस ऑफिसर ही बिक गए हैं, तो अदालत तो नहीं खरीद ली। बिल्कुल ठीक है। वहां पर एक वकील का काम शुरू हो जाता है। वकील भाईजान, उसको पता है मैंने केस को किस तरह मोड़ना है। पहले दिन वकील को पता लग जाता है कि उसका क्लाइंट सच्चा या झूठा है। अगर वकील का क्लाइंट सच्चा ना, तो फिर वकील पूरी बहादुरी के साथ एंट्री मारता अदालत के अंदर, और 99% केस अगर झूठा हो तो उसमें जमानत हो जाती है। सही। जमानत होने के बाद अगर उसका ट्रायल भी हो तो वो कभी साबित नहीं होता। हाँ, अब ये 1% में वो केसेस शामिल हैं जिसमें पीछे इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है, या अदालतें इन्वॉल्व होती हैं, या फिर और अदारे आ जाएं। वहां पर तो फिर भाईजान अगर नवाज शरीफ है तो वो आर्टिकल 62 लगेगा उसके ऊपर, अगर इमरान खान है तो उसके ऊपर भाईजान घड़ी चोरी के इल्जाम में अंदर उसको जाना पड़ेगा। ये वो मामला होते हैं जहां पर पीछे अदारे पड़ जाएं, वो 1% में आते हैं, फिर जहां पे वकील भी कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल ठीक है। हैव अ सिप प्लीज। मदीन भाई, हमने ना कई ऐसी जगहों पे देखा है जहाँ पे ना हमारे पास वीडियो एविडेंस है बंदे के खिलाफ, मगर बंदा बरी हो गया। फॉर एग्जांपल, हमने ये पहले भी बात की थी कि कोयटा के एक एमपीए है, उन्होंने दिन दिहाड़े एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को गाड़ी से उड़ाया है, और सीसीटीवी कैमरे कई लगे हुए हैं, वो उनको सज़ा नहीं हुई, वो बेल हो गए। अच्छा, उसमें दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके क्वेश्चन का जनरल आंसर भी मैं दूंगा, ठीक है, कि जी वीडियो अवेलेबल है तो सजा क्यों नहीं होती, और फिर उसका स्पेसिफिक आंसर कि जी ये कोयटा के एमपी का क्यों नहीं होता। अच्छा, ठीक है। कोयटा के एमपीए को मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि सजा हुई है कि नहीं। पहले नंबर पे देखना पड़ेगा कि वो जो पुलिस ऑफिशियल का जो मर्डर हुआ, वो तेज रफ्तारी
रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से हुआ या वाकई वो उसका कत्ल करना चाहता था? सही, अगर वाकई इंटेंशन देखनी है। हाँ, अगर वाकई कत्ल करना चाहता था फिर 302 लगेगी। अगर गलती से हो गया तो सेक्शन बदल जाएगी। मेरा पॉइंट समझ गया आप? कत्ल बिल खता हो गया। अच्छा, अब कत्ल बिल खता हो गया, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग आ गई, उसके अंदर देखना है कि ड्राइविंग सीट पे एमपीए खुद बैठा था या उसका ड्राइवर बैठा था। ठीक है। अगर ड्राइवर बैठा था तो एमपीए की विकेरियस लायबिलिटी तो बन सकती है कि उसको चाहिए था अपने ड्राइवर को कहता कि जी स्लो चलो कॉन्शियसली, लेकिन उसकी डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं बनेगी। डायरेक्ट लायबिलिटी ड्राइवर की है। फिर उससे अगली बात, क्या ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस था कि नहीं? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब इन सारी चीजों को हटके हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जब ये बात चलती है तो कई लोग तो कहते हैं कि जी एमपीए ने बंदा मार दिया। हम वुकला इसको अलग एंगल से देखते हैं। हम कहते हैं क्या बंदा मारने की नीयत थी? नहीं। दूसरे नंबर पे क्या वो ड्राइविंग कर रहा था? नहीं। अगर ये सारी चीजें नहीं हैं तो हम उसके ऊपर बेजा तनकीद नहीं करेंगे। हाँ, उतनी तनकीद जरूर करेंगे कि वो एमपीए है, वो लोगों का चुना हुआ एमपीए है, उसको चाहिए था एहतियात के साथ अपने ड्राइवर को रखता और एहतियात दिलवाता अपने ड्राइवर को, ज्यादा एहतियात करता। अच्छा, अगली बात, कत्ल बिल खता का जो जुर्म है ये जुर्म साबित भी हो जाए तो इसमें सजा दियत है। सूली पे नहीं लटकाया जा सकता। तो अगर किसी ने गलती से किसी बंदे को तो फड़का दिया, सजा दियत है, तो उसकी सजा दियत उसके है। अंदर जेल कन्फाइनमेंट नहीं ना हो सकती। अच्छा, कन्फाइनमेंट तब होगी अगला बंदा दियत ना दे तो। यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अब आती है आपके क्वेश्चन का जनरल जवाब। अच्छा, अगर वो दियत ना दे तो वो जा सकता है जेल, फिर जेल जाएगा। ठीक है जब तक दियत नहीं देगा। ठीक है। ठीक। ये वही है लॉ जिसमें रेमंड डेविस को आजाद करा ये भी के छूट ले गया। गए थे। अच्छा, इसमें एक और चीज, जुर्म साबित होने से पहले अगर दोनों पार्टीज की आपस में डील हो जाती है, वो अलग बात है, बिल्कुल। डील हो जाती है तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल का मतलब है कि इसमें सुलह हो सकती है। सही। तो वो दियत नहीं, अगर वो दूसरी पार्टी 10 लाख 5 लाख पे मान जाती है तो उस पे भी हो जाती है, और अगर वो पार्टी माफ अल्लाह की कर रजा के लिए माफ कर दे तो भी उसके अंदर बंदा बरी हो सकता है। अगली बात, जनरल आंसर, मैं ये खुद मानता हूँ, अली भाई मुझे बड़ी खुशी हुई आपने ये सवाल किया। मेरा ये अपना मानना है कि आज का दौर जदीद दौर है। आर्टिकल 164 है, 165 है कानून शहादत ऑर्डिनेंस का। हमारा जितना भी एविडेंस रिकॉर्ड होता है ना, इन्हीं आर्टिकल्स की बुनियाद पे होता है। फिर आर्टिकल 164 और 165 के अंदर बड़ा वाज़ेह कर दिया गया कि किसी भी दौर के अंदर जदीद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा एविडेंस के तौर पे। अब वीडियो फुटेज का होना जदीद एविडेंस है। मेरा ये मानना है कि जहां पे जदीद एविडेंस अवेलेबल है उसका फोरेंसिक रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं, वहां पर लंबे ट्रायल चलने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। वहां पर ट्रायल कोर्ट्स को देखना चाहिए कि अगर वीडियो एविडेंस ठीक है और उसके फोरेंसिक एनालिसिस भी ठीक हैं, उस बंदे की सीडीआर रिपोर्ट्स भी वही हैं, तो उस एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस की अहमियत देते हुए कन्विक्शन या क्विटल हो जाना चाहिए। अब बड़ी बदकिस्मती ये है, कई मर्तबा एक एफआईआर हमने देखी जिसके अंदर लिखा कि जी माना, माजा, साजा ये तीनों आए। एक ने पिस्टल पकड़ा हुआ था, दूसरे ने आहनी राड पकड़ा हुआ था, तीसरा ललकारे मार रहा था। तो माना ने फायर किया, साजा ने आहनी राड से वार किया और उसने ये कहा, अच्छा माजा ने ललकारा मारा कि जी इसको मार दो, इसको ये कहने का मजा चखा दो। अब पंजाब में जब तक ललकारा ना मारो तब तक तो कत्ल ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक। पंजाब में जब तक ललकारा ना मारो कत्ल ही नहीं होता। तो वो ललकारा मारने वाला कोई ना कोई बंदा उन्होंने डालना होता है, या उसकी मिसेस डाल देते हैं या उसकी अम्मी डाल देते हैं। अच्छा, ये जो अभी हुआ है ये टीपू ट्रकों वाला के बेटे के साथ, उसमें भी ललकारे वाला एलिमेंट है बीच में। मैं उसमें भी बताता हूँ। अच्छा, अब होता ये है कि एक वीडियो आ जाती है, जिसका कत्ल हुआ उसके घर के बाहर की वीडियो नजर आ जाती है कि मौके पे सिर्फ माजा मौजूद था। सही। अब माना और साजा तो है ही नहीं। अब इन दोनों का नाम इसलिए डाला कि जी ये भी जेल की वाह खा के आए। अब वीडियो के अंदर एक बंदा नजर आ रहा है, उसके बावजूद इन दो बंदों को ना तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बेगुनाह करती है, ना कोर्ट इनको
टाइम पर बेल देती है। क्यों? इस वजह से कि जी वीडियो एविडेंस को वो अहमियत नहीं है जो मिलनी चाहिए। मैंने मर्डर ट्रायल डील किया। मर्डर ट्रायल के अंदर मैंने ये देखा कि तमाम डायरेक्ट एविडेंस जो होता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, प्राइवेट विटनेसेस का, फिर फॉर्मल विटनेसेस का, वो रिकॉर्ड होने के बाद एंड पर वीडियो एनालिसिस और फोरेंसिक एनालिसिस की तरफ जाते हैं ट्रायल कोर्ट्स के अंदर। मेरा ये मानना है सबसे पहले ट्रायल कोर्ट इसको देखे, ये स्टेप करे पूरा। उसकी वजह ये है कि ट्रायल कोर्ट अगर ये देख ले तो अगर एफआईआर के अंदर 4 मुलजम डाले हुए हैं तो 2 नहीं नजर आ रहे, 2 को तो छोड़े ना, 2 की हद तक ट्रायल क्यों चलता है? That's my point. अब this is the answer of the question you have put in the series. अब आपका सवाल था कि वो वीडियो में नजर आ गया है कि कत्ल किया, उसके बावजूद वो छूट जाता है। वंस अगेन उसकी वजह ये है कि वो वीडियो की फोरेंसिक ठीक तरीके से नहीं हो पाती। यानी वीडियो के अंदर आप और मैं चूंकि उस मुलजम को बड़ी देर से जानते हैं तो हम तो पहचान जाते हैं कि जी ये माजा ही है। जज कहता है फोरेंसिक साइंस एजेंसी को कि बताओ कि ये माजे की शक्ल सही नजर आ रही है कि नहीं। तो उन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं। वो कहते हैं जी 4 में से 1%, यानी 1/4 इसकी जो रेशो है वो नजर आ रही है कि जी ये माजा है। अब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के लिए तो 1/4 है, हमें वो 1/4 में भी माजा ही नजर आ रहा है। मेरा पॉइंट समझ है? अब मैं जो मर्जी करूं, जो वीडियो एविडेंस, जो सीसीटीवी फुटेज जिसके फोरेंसिक एनालिसिस हुए हैं, उसके अंदर अगर माजा क्लियर नजर नहीं आ रहा तो हो सकता है ना कि जी माजा ना हो, हमारा ही वहम हो। तो कोर्ट ये कहती है कि जी 1000 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह नहीं अंदर जाना चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर कन्विक्शन रेशियो सिर्फ 12.6% है। 12.6% का मतलब ये है कि 87.4% लोग सिर्फ इसलिए छूट जाते हैं कि या तो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई होती, या मदई पार्टी सुलह कर लेती है, या फिर ट्रायल अच्छे तरीके से एविडेंस नहीं होता। ये पूरा मामला है। सही। अच्छा जी, छोटी सी जल्दी से हमें बता दें हाउ टू लॉन्च एन एफआईआर। अच्छा, हाउ टू लॉन्च एन एफआईआर बड़ा सिंपल तरीकेकार, एप्लीकेशन देनी। आपके साथ कोई भी वकूआ होता है तो 15 पे कॉल करें। ठीक है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फौरी तौर पे 15 पे कॉल करें। 15 का जो कॉल डेटा होता है वो रिकॉर्ड फॉर्म में आता है। फौरी तौर पे पुलिस आती है, वो मौके पे वकूआ देखती है कि ये वकूआ हुआ है कि नहीं। तो कई मरतबा अगर आपके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो 15 की कॉल फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज करने में आपकी हेल्प करेगी। अच्छा, अगली बात, 15 की कॉल के बाद आपने थाने जाना। थाने जाके मुहर्रर को आपने वो सारी डिटेल लिखवानी होती है और मुहर्रर उसको लिखता रहता है और फाइनली वो एप्लीकेशन तैयार हो जाती है जिस पे आपका साइन अंगूठा होता है और उस एप्लीकेशन को डायरी नंबर लगा दिया जाता है। सही। फर्ज करें कि आपको लगता है कि पुलिस वाले सही तरह एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, आप उसको एप्लीकेशन को लिख के अपने किसी दोस्त से, अपने किसी ऐसे वकील से मशावरत कर लें कि जनाब इसके अंदर मैंने वक्त, वकूआ, टाइम सब कुछ डाल दिया कि नहीं, मैं एप्लीकेशन सबमिट करवा दूं। उस एप्लीकेशन को आप सबमिट करवा सकते हैं थाने में और डायरी नंबर ले लें। अब ई टैग का ज़माना आ गया, बिल्कुल ठीक है, ई टैग मिल जाता है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है फौरी तौर पे एफआईआर हो जाती है, जैसे कि 302 का मुकदमा है, फौरी एफआईआर होगी। बल्कि पुलिस तो खुद कहती है भाईजान एफआईआर कटाओ। बहुत टेंशन होती है कि इलाके में कि जी मुतलका थाने की दूध में कत्ल हो गया। अच्छा, डकैती की, चोरी की नामालूम अफराद के ऊपर करवाई जाने वाली एफआईआर फौरी होती हैं। जना की एफआईआर फौरी होती है अगर वाकई जना हुआ है। कई गर्लफ्रेंड्स भी हैं जो अपने बॉयफ्रेंड्स के ऊपर जना का इल्जाम लगा देती हैं, वो एफआईआर पूरी नहीं होती। हम चलते हैं आगे, हम आगे उस पे भी चलते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन दे दी। कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके ऊपर फौरी तौर पे पुलिस एक्शन नहीं लेती, जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल फ्रॉड का बताया, 420, 406, 408, 489 है। इसके ऊपर आप एप्लीकेशन देंगे, वो आपको एसपी को मिलना पड़ेगा, उसके बाद सारी कार्रवाई होगी। एप्लीकेशन आपने दे दी, ये एसएचओ आपकी बात सुन के आपका पर्चा काट देगा। अगर वो नहीं काटता तो आप एसपी को एप्लीकेशन दे दें, वो काट देगा। अगर ये दोनों नहीं काटते और आपको लगता है आपकी एफआईआर होना बनती थी तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, 22 से 22 भी फाइल कर सकते हैं एक वकील को इंगेज करके। वो वकील आपकी एफआईआर का आर्डर कोर्ट से ले आएगा और फिर भी पुलिस वाले नहीं काटेंगे तो तोहीन अदालत लगेगी पुलिस वालों के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। पर्चा हो गया।
मान लीजिए सेशन कोर्ट भी पर्चा नहीं देती तो आप उसके ऊपर रिट में जा सकते हैं आर्टिकल 199 के अंदर, तो हाई कोर्ट एफआईआर का ऑर्डर दे देती है। अच्छा, ये सब भी नहीं होता ना, तो आपकी फर्ज करें एफआईआर नहीं हो रही तो आप प्राइवेट कंप्लेंट कर लें। सही। अब प्राइवेट कंप्लेंट एक नया कॉन्सेप्ट है, शायद आपके लिए भी नया कॉन्सेप्ट हो और हमारे व्यूअर्स के लिए भी नया कॉन्सेप्ट हो। इसको आम जुबान में हम इस्तगासा कहते हैं। ठीक है, ये वही काम है जो एक पर्चे का काम है। ठीक है, मगर अदालत से है ये काम अदालत करती है, मैजिस्ट्रेट करता है। अब मैजिस्ट्रेट इन्फ्लुएंस नहीं होता जल्दी की, वो कर्सरी स्टेटमेंट आपकी रिकॉर्ड करता है पहले ही दिन, जिसको हम सरसरी शहादत कहते हैं। अगर उसको लगता है कि वाकई कग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो वो इस्तगासा एडमिट कर लेता है। सही। अब उसमें बेगुनाह करने का इख्तियार पुलिस को नहीं है, अब उसी को ही है, तो वो मैजिस्ट्रेट आपके सारी शहादत रिकॉर्ड करेगा और अगर दूसरी पार्टी उसको प्रॉपर तरीके से डिफेंड नहीं कर पाती तो सजा वही है जो पर्चे में है। सही सही। अच्छा, तो ये इसको आपने क्या कहा, इस्तगासा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या? प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, दैट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी। सही, जबरदस्त, वेरी नाइस। हमने ना अभी इमशा रहमान की वीडियो लीक का केस था, तो हमने उनके लॉयर हादी अली चट्टा को हमने लिया और काफ़ी ज़बरदस्त डिटेल्ड गुफ्तगू हुई कि कैसे मुलजिम पकड़ा गया, अब वो सज़ा उसको बेल दे दी है उन्होंने मैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है आप घर चले जाएं, कोई मसला नहीं। तो उसमें बड़ी खबरें बनी कि जी आपने क्यों उनको बेल दी। बहरहाल बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, मगर क्वेश्चन एक ये आया कि एफआईए में फॉर एग्जांपल अगर किसी की वीडियो लीक का मामला है, एफआईए में कंप्लेन करने का क्या तरीका होगा? एफआईए में भी कंप्लेन करने का तरीकेकार तकरीबन पुलिस की तरह ही है। आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, आप एप्लीकेशन लिख के एफआईए में डायरी नंबर लगवाते हैं। वो डिपेंड करता है कि एफआईए का कौन सा डिपार्टमेंट का केस है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका वीजा फ्रॉड का केस है तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसको डील करेगी, एएचटीसी डिपार्टमेंट में जाएंगे। आपका वीडियो का केस है तो साइबर क्राइम इसको डील करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट देखेगा। तो एफआईए के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट है केस को देखने के लिए। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में एफआईए के 8 हेडक्वार्टर हैं जो बड़े बड़े शहरों में हैं, लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, इसी तरह पेशावर में, कोयटा में, कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में। अच्छा, अब तरीकेकार ये है कि आपने एक एप्लीकेशन लिखी, आपने एफआईए को दी। अब पुलिस की तरह एफआईए कग्निजेंस नहीं लेती। सही। एफआईए आपको 1 हफ्ते का टाइम देगी, उसके बाद किसी सब इंस्पेक्टर को इंक्वायरी मार्क होगी। वो सबसे पहले वेरिफिकेशन करेगा बंदे की, बंदे को बुलाएगा, कॉल करेगा, उससे पूछेगा कि भाईजान हाँ जी आपने ही एप्लीकेशन दी है? वो कहेगा हाँ। अच्छा, कोई सबूत है? हाँ जी है। कहाँ पर है? ये है जनाब। अच्छा, ओके, वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन होने के बाद अगला प्रोसेस होता है इंक्वायरी का। एफआईए दूसरी पार्टी को बुलाए बिना एफआईआर दर्ज नहीं करती। सही। वो दूसरी पार्टी को दफा 160 के नोटिस भेजेंगे। सही। दूसरी पार्टी को बुलाएंगे, भाईजान ये आपने वीडियो अपलोड की है, ये आपने की है, अपना मोबाइल निकालें। अगर दूसरी पार्टी नहीं आती और ये अपनी इंक्वायरी स्टेज के अंदर जो कंप्लेनेंट है वो ये साबित कर देता कि ये दूसरी पार्टी ने ही किया और वो आ भी नहीं रही, तो एफआईआर दर्ज कर देगी। इसके अलावा भी एफआईए क्या करती है, पैसे लेके बिना वेरिफिकेशन, बिना इंक्वायरी के भी पर्चा काट देती है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एंड पर हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये हो गई एफआईआर हो गई है फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम। अब क्या होगा? अब एफआईए एज अथॉरिटी खुद जाएगी कि वो पुलिस को लेकर जाती है साथ? एफआईए खुद जाती है। एफआईए फोर्स है, फेडरल डिपार्टमेंट की एक फोर्स है जिसको पुलिस को ले जाने के लिए जरूरत नहीं है कि पुलिस उसको करना होता है उसको, जिस तरह एक होता है कि मुतलका थाने की दूध में रपट दर्ज करवाई जाती है एफआईए की तरफ से कि जी हम आपके थाने के दूसरे बंदा अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एफआईए कई मर्तबा नहीं करती। आफ्टर, अच्छा, कई मर्तबा नहीं करती। वैसे ये बाद में करती है कि पहले करती है? वैसे तो पहले तरीकेकार ये होता है अहमद रवानगी का कि एफआईए अगर किसी थाने की दूध में गई है तो जाते ही पकड़ने से पहले वो बताएगी कि जी हम आए हैं इस इश्तिहारी को इस मुकदमे में पकड़ने। बिल्कुल ठीक है। अब एफआईए को अगर खतरा हो कि कहीं पुलिस ही उस बंदे के साथ मिली ना हो तो उसको बता दे और वो बंदा अपनी बेल करवा के बाहर आ जाए, तो वो स्किप करा देते हैं। वो इस तरह करते हैं कि वो डायरेक्ट ही जाके बंदा पकड़ लेते हैं, पुलिस को पता नहीं लगता, बंदा पकड़ के निकल जाते हैं। ठीक है। और बाद में पुलिस के कि जी आपने मारी है दूध से ये बंदा पकड़ लिया, तो वो कहते हैं ताड़ी दूध चो ते फड़ा ही नहीं हो, तो जा रहे सी लोर तो मोटर में असि तो उधरों फड़े। सही। यू गॉट माय पॉइंट। वेरी वो डिपार्टमेंट फिर एक दूसरे के खिलाफ नहीं आते। सही। इलीगल डिटेंशन है, आपको पता है कि एक हमारा दोस्त है उसको पुलिस जबरदस्ती पकड़ के ले गई है, एम ही बिठाया हुआ थाने में, क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे हेबियस कॉर्पस फाइल करनी चाहिए। इसके अंदर तो हम बड़े अदालत जाएं। हमें पता है कि फॉर एग्जांपल मियो हॉस्पिटल के चौकी के अंदर हमारे दोस्त को उन्होंने जबरदस्ती बिठाया हुआ, कोई पर्चा भी नहीं आया। आप फौरी तौर पे अपने वकील साहब से बात करें। अगर मॉर्निंग टाइम है ना, अब एक नोटिफिकेशन आया कि अदालतें 24 घंटे के लिए खुलेंगी, फिर तो जबरदस्त हो जाएगी। इधरों पुलिस ने फड़े, उधरों हेबियस पवा दो, राइट?
कि अगर पकड़ा तो फौरी तौर पे गिरफ्तारी डालो, अगले दिन कोर्ट में पेश करो। ये कि आप 3-3 दिन बंदे को थाने में बैठाएं, आप उसको टॉर्चर करें, और टॉर्चर करने के बाद आप उसकी डील थाने के अंदर क्लोज करवाने की कोशिश करें, जो काम थाने का है ही नहीं। अब हेबियस कॉर्पस फाइल करें, बेल ऑफ अपॉइंट करवाएं, थाने जाएं, अगर गिरफ्तारी नहीं पड़ी तो फिर तो भाईजान पुलिस वालों की नौकरी गई। अगर ये हो कि हम वहाँ थाने के बाहर जाके 15 पे फ़ोन करेंगे, जी हमारा बंदा ज़बरदस्ती बिठाया हुआ, हमें बता भी नहीं रहे कि क्या, तब क्या उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि 15 की कॉल के ऊपर फौरी तौर पे एक्शन हो जाता है, और 15 की कॉल पे फायदा ये होता है कि वो गिरफ्तारी डाल देते हैं। हाँ, अगर मुकदमा फायदा तो ना हुआ, ये तो नुकसान हो गया है। गिरफ्तारी का आपको फायदा ही है। हाँ, कम से कम शो तो करवाए ना कागजों में कि आपके पास है। गिरफ्तारी अगर पड़ जाए ना तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना है। अब 24 घंटे के अंदर अगर एक झूठा पर्चा ना, तो उसका सबूत नहीं बनाया जा पाता। बिल्कुल ठीक है। तो जिसका सबूत नहीं बना हुआ और गिरफ्तारी पड़ गई, आप उसको कोर्ट में पेश करेंगे, वो रिमांड स्टेज पे डिस्चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इमरान रियाज के साथ जो नहीं हो रहा था, ये वो बात है जो आप बता रहे हैं। एक्चुअली वो तो रजिस्टर, वो शो ही नहीं करवा रहे थे कि कहाँ अरेस्ट हुआ हुआ, क्या हुआ। उसकी भी एक अलग साइंस है ना। इमरान रियाज साहब को फॉर एग्जांपल अगर वो कोर्ट में पेश करें भी, तो अब तो अदालतें भी इस कदर दबाव के अंदर हैं कि वो इंडिपेंडेंट फैसले नहीं ले पाते। मेरे केस के अंदर अगर हम अपने पर्चे की बात करें तो हमारे केस में कोई दम ही नहीं था। उसके बावजूद जज साहब ने रिमांड दिया, फिजिकल रिमांड। कौन सा केस था, आप थोड़ा सा हमें रिवाइंड दे दें। यानी मैंने आपको बताया नहीं, पिछले साल हमारी जो गिरफ्तारी हुई थी, दहशतगर्दी का जो पर्चा हो गया। क्या वो क्या था? अच्छा, वो अब ये था कि मैं 2 बंदों को मैंने थाने से रेस्क्यू करवाया, थाना सांदा से। ठीक है। उनका रिकॉर्ड आज तक अवेलेबल है। शहबाज खग्गा साहब की कोर्ट से बेल ऑफ अपॉइंट हुआ, बेलफ साहब मेरे साथ गए, हमने थाने से 2 बंदों को इलीगल डिटेंशन से रिकवर करवाया कि गिरफ्तारी भी पड़ी नहीं हुई और उन्होंने कोर्ट में भी पेश नहीं करवाया। बंदों को हमने बाजियाब करवा लिया, और उसी बाजियाबी के दौरान हमने वीडियो बनाई थाने की दूध के अंदर कि जी ये जितना का आपका बाथरूम नहीं इतना का थाने के अंदर वो छोटा सा उन्होंने वो बनाया हुआ था हिरासत, जहां पर रखी जाती थी। तो 25 बंदे जिनसे बैठा भी नहीं जा रहा था, वो सारे खड़े हुए थे, इतनी छोटी जगह थी। मैंने कहा जी पंजाब साहब, आपने थानों को सिर्फ बाहर से खूबसूरत बनाना, और उन दिनों में कैंपेन चल रही थी थानों को खूबसूरत बनाने की। बिल्कुल ठीक है। तो क्या थानों को अंदर से ठीक नहीं करना? जिन बंदों को पकड़ने का आपका काम है, उनके बैठने की कोई जगह नहीं। अभी तो सिर्फ इल्जाम है, जुर्म साबित थोड़ी। अच्छा, अब वो वीडियो पहुंच गई किसी जज साहब के पास। ठीक है। जज साहब को वो वीडियो शायद अच्छी नहीं लगी, वो हाई कोर्ट के जज थे। उनको ये था कि जी वकील थाने में क्यों जाता है। अब इसके ऊपर तो कौन जाए? मैं ये समझता हूं कि उनकी भी ट्रेनिंग होना जरूरी है कि अल्लाह उनको उनके दिल में ये बात डाल दे कि लोग तो पहले डरे पड़े हैं पुलिस से। अगर वकील थाने नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? सहाफी तो वैसे ही डरता है, हकीकत वाली बात है। नहीं, वकील सहाफी के पास हाफिज बना के लोग लेके जाते हैं। सहाफी के पास सिर्फ कैमरा है, सहाफी के पास अदालत की पावर नहीं है। वकील तो अदालत की पावर के जरिए थाने के अंदर घुसता है कि ऐसी की तैसी है आपकी। खैर, वो जज साहब ने कहा कि जी जनाब, ये मियां मतीन साहब थाने के अंदर घुस के वीडियो बनाते हैं, वेरी बैड। उन्होंने डीआईजी साहब को तलब कर लिया कि जी ये एक वकील नहीं आपसे संभाला जाता। अब पुलिस को तो मौका चाहिए था। वो तो आपको देख रहे थे। उनको तो ये था कि जी इसके साथ पूरी बार की पावर है और जजेस इनके साथ होंगे। और जब उनको पता लगा कि अच्छा एक जज हमें कह रहा है कि इनको पकड़ो, ओ बजाय कि वो पीका 18 का पर्चा देते, उन्होंने 780 डाल के मेरा रिमांड पेश कर दिया। उस पर वो जज साहब बड़े रंजीदा हुए। बाद में उनको जब पता लगा कि मेरे इस ऑर्डर को गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया, कि मैंने पर्चे का तो कहा था लेकिन इस तरह दहशतगर्दी का इजाद कर देना, और फिर उन्होंने पर्चा खारिज करने का हुक्म दिया। खैर 12 पर्चे हमारे ऊपर हुए पिछले साल, मुख्तलिफ दौरों के अंदर। 3 मरतबा अरेस्ट हुए, 1 मरतबा जेल से होके महीना रह के आए। उसी पर्चे के अंदर मेरे भाई 45 दिन जेल में रह के आए। आपने किताब भी लिखी है दहशतगर्द वकील, उसके पीछे भी यही कहानियां हैं कि आपका वकालत में आने के पीछे स्टोरी है, क्या है उसमें? देखिए, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था और मैं एक वकील था। तो फिर मैंने उस किताब के अंदर बड़ी बारीकी से सारी चीज़ें लिखी हैं कि जो जो मैंने किया और जो जो मेरे साथ हुआ, उस सब को मैंने एक्सप्लेन किया उन वीडियोस के अंदर।
उस किताब के अंदर। तो अल्लाह खैर करे वो जल्द पब्लिश होगी, तो फिर आपने मुझे कहा था उसकी एक कॉपी आपने मुझे भी देनी है, तो इंशाल्लाह फिर आपको भी कॉपी दूंगा। श्योर श्योर श्योर। अच्छा जी, इलीगल डिटेंशन की बात हो गई। आपकी कई वीडियोस हैं, आप बताते हैं कि पुलिस जो है वो टॉर्चर किस तरह करती है। मतीन भाई, टॉर्चर को मैनेज किस तरह किया जाता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं बंदा ले आया हूँ, ठीक है, और मैंने टॉर्चर किया उस बंदे पे, मैंने उसको अदालत में भी तो पेश करना है ना। तो जब वो अदालत में पेश होगा, तो अगर निशान ना हो तो जुबान तो है ना उस बंदे के मुंह में, वो बता सकता है कि जनाब ये मेरे साथ ये हरकतें करते रहे।